मैं अपने जीवन में जुड़े एक नए अध्याय की समीक्षा कर रही हूँ, जिसे प्रत्यक्ष रूप देने के लिए मैं दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर रही थी और इस नए अध्याय के बारे में सोचकर अत्यधिक रोमांचित हो रही थी। दूसरी ओर जीवन की दुखद यादें मेरे दिमाग में तांडव करने लगी थी। उफ, मुझे अपने पिता का अहंकारी रौद्र रूप याद आने लगा। स्त्री के किसी भी रूप के लिए उनके मन में सम्मान नहीं था। मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करने दिया। पढ़ाई के अलावा किसी भी एक्टिविटी में मुझे हिस्सा लेने की सख्त मनाही थी। घड़ी की सुई की तरह कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाने की ही इजाज़त थी। नीरस जीवन के चलते मेरा मन कई बार कहता कि क्या पैदा करने से बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति बन जाते हैं कि जैसे चाहा वैसा उनके साथ व्यवहार करने का उन्हें अधिकार मिल जाता है, लेकिन उनके सामने बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। माँ भी पति की परंपरा का पालन करते हुए, सहमत न होते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी। ग्रेजुएशन करते ही उन्होंने मेरे विवाह के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद ही मेरा विवाह विवेक से हो पाया। मेरी इच्छा या अनिच्छा का तो सवाल ही नहीं उठता था। गाय की तरह एक खुट्टे से खोलकर मुझे दूसरे खुट्टे से बांध दिया गया था। मेरे सास ससुर आधुनिक विचारधारा के तथा समझदार थे। विवेक उनका इकलौता बेटा था। वह अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी तो था ही, पढ़ा लिखा, कमाता भी अच्छा था और मिलनसार स्वभाव का था। इकलौती बहू होने के चलते सास ससुर ने मुझे भरपूर प्यार दिया। बहुत जल्दी मैं सबसे घुल मिल गई। मेरे मायके में पापा की तानाशाही के कारण दम घोंटू माहौल के उलट यहाँ हरेक के हक का आदर किया जाता था, जिससे पहली बार मुझे पहचान मिली तो मुझे अपने आप पर गर्व होने लगा था। विवाह के बाद कई बार पापा का पग फेरे की रस्म के लिए मेरे ससुर के पास मुझे बुलाने के लिए फ़ोन आया, लेकिन मेरे अंदर मायके जाने की कोई उत्सुकता न देखकर उन्होंने कोई न कोई बहाना बनाकर उनको टाल दिया। उनके इस तरह के व्यवहार से पापा के अहम को बहुत ठेस पहुंची। सहसा एक दिन वे खुद ही मुझे लेने पहुंच गए और मेरे ससुर से नाराज़गी जताते हुए बोले, मैंने बेटी का विवाह किया है, उसको बेचा नहीं है। क्या मुझे अपनी बेटी को बुलाने का हक भी नहीं है? अरे नहीं समधी साहब, अभी शादी हुई है, दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ले, यह भी तो ज़रूरी है। अब हमारा ज़माना तो है नहीं। परंपराओं के मामले में मैं अभी भी पुराने ख्यालों का हूँ। पापा ने उनकी बात बीच में ही काट कर बोला तो सभी के चेहरे उतर गए थे। मुझे पापा के कारण की तह तक गए बिना इस तरह बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं मूक दर्शक बनी रहने के लिए मजबूर थी। उनके साथ मायके आने के बाद भी उनसे मैं कुछ नहीं कह पाई, लेकिन जितने दिन मैं वहाँ पर रही, उनके साथ नाराज़गी के कारण मेरा उनसे अनबोला ही रहा। परंपरा के अनुसार विवेक मुझे दिल्ली लेने आए तो पापा ने उनसे उनकी कमाई और उनके परिवार के बारे में कई सवाल जवाब कर दिए। विवेक को अपने परिवार के मामले में पापा का दखल देना बिल्कुल नहीं सुहाया। इससे उनके अहम को बहुत चोट पहुंची। पापा से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे पापा पर बहुत गुस्सा आया कि वे बात करते समय यह भी नहीं सोचते कि कब किससे क्या कहना है। मैंने जब पापा से इस बारे में चर्चा की तो वे मुझ पर ही बरस पड़े कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा जिससे विवेक को बुरा लगे। बात बहुत छोटी थी, लेकिन इस घटना के बाद दोनों परिवारों के
अहम टकराने लगे। उसके बाद पापा एक बार मुझे मेरी ससुराल से लेने आए तो विवेक ने उनसे बात नहीं की। पापा को बहुत अपमान महसूस हुआ। जब ससुराल लौटने का वक्त आया तो विवेक ने फ़ोन पर मुझसे कहा कि या तो मैं अकेली आ जाऊं वरना पापा ही छोड़ आए। पापा ने साफ मना कर दिया कि वे छोड़ने नहीं जाएंगे। मैंने हालत की नज़ाकत को देखते हुए बात को तूल न देने के लिए पापा से बहुत कहा कि समय बहुत बदल गया है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे छोड़ने या लेने आने की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे अकेले जाने दे। माँ ने भी उन्हें समझाया कि उनका इस तरह अपनी बात पर अड़ना रिश्ते के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। मेरे ज़्यादा जिद करने पर वे अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए बोले, तुम्हें मेरे मान सम्मान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं अपने पति को भी जानती थी कि जो वे सोच लेते हैं करके छोड़ते हैं। न विवेक लेने आए न मैं गई। कई बार फ़ोन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। पापा के अहंकार के कारण मेरा जीवन त्रिशंकु बनकर रह गया। इस हालात को न सह सकने के कारण माँ अवसाद में चली गई और अचानक एक दिन उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बारे में भी पापा ने मेरी ससुराल वालों को सूचित नहीं किया तो मेरा मन उनके लिए वितृष्णा से भर उठा। इन सारी परिस्थितियों के जिम्मेदार मेरे पापा ही तो थे। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर आए हुए सभी मेहमानों के वापस जाते ही मैंने गुस्से के साथ पापा से कहा, क्यों हो गई तसल्ली? अभी मन नहीं भरा हो तो मेरा भी गला घोट दीजिए। आप तो बहुत आदर्श की बातें करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी परंपरा के अनुसार दामाद और उसके परिजनों को बहुत आदर दिया जाता है और बेटी का कन्यादान करने के बाद उसके माता पिता से ज़्यादा उसके पति और ससुराल वालों का हक रहता है। जिस घर में बेटी की डोली जाती है उसी घर से अर्थी भी जाती है। आपने अपने ईगो के कारण बेटी का ससुराल से रिश्ता तुड़वाकर कौन सा आदर्श निभाया है? मेरी सोच से तो परे की बात है, लेकिन मैं अब इन बंधनों से मुक्त होकर दिखाऊंगी। मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए मेरी ससुराल ही अब मेरा घर है। मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। अब आप रहिए अपने अहंकार के साथ इस घर में अकेले। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी पापा। इतना कहकर पापा की प्रतिक्रिया देखे बिना ही मैं घर से निकल आई और मेरे कदम बढ़ चले उस ओर जहाँ मेरा ठोर था और वहीं थी मेरी आखिरी मंजिल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।